अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मरकज़ी हुकूमत ने पार्लियामेंट में कहा है कि मुसलमानों पे हो रहे जुल्म, हमले, अटैक्स या जो भी लफ्ज़ बोलिए, उसका डेटा अभी उनके पास नहीं है। ज़िम्मेदारी यकीनन स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर या रियासतों के ऊपर थोप दी गई कि वो डेटा स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता। भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक बना हुआ है जिसमें कि डेटा अपलोड होना चाहिए, लेकिन बहरहाल मरकज़ की हुकूमत ने अपने हाथ झाड़ लिए हैं। IUML के रुकने पार्लियामेंट ने यह सवाल किया था, लेकिन स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास या मरकज़ी हुकूमत के पास कौन से स्टेट में या कितने मुसलमानों पे हमले हुए हैं, इसका कोई डेटा उनके पास नहीं है। खैर, वैसे भी मरकज़ी हुकूमत का मामला ऐसा है कि जमहूरियत तो है, लेकिन जमहूरियत में सवाल करे तो जेल जाना पड़ता। अगर पार्लियामेंट में एहतजाज करते हैं तो पार्लियामेंट से भी उन्हें बाहर निकाल के फेंक दिया जा रहा है। कुछ अरकान पार्लियामेंट अभी धरने पर बैठे हुए हैं उनके बाहर निकाले जाने पर। वैसे जमहूरियत में एहतजाज का हक़ ज़रूर है, लेकिन एहतजाज करने या पूरा मन एहतजाज करने वालों के घर पर बुलडोज़र भी चलाए जाते हैं। खैर, बहरहाल अरकान पार्लियामेंट हैं जिन्हें पार्लियामेंट से बाहर किया गया है, अगरचे कि 8 दिन के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि पूरे सेशन के लिए ही उन्हें बाहर किया जाएगा और वो 24 घंटे एहतजाज करते हुए बाहर बैठे हुए हैं। आखिर किस बात पे उन्हें बाहर किया गया है या मुअत्तल किया गया है, इस पर अगर हम बात करेंगे तो वो मुल्क में होने वाले इफरात ज़र और GST के ऊपर कुछ सवालात करना चाहते थे हुकूमत से। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हुकूमत को अपने GST के दायरेकार और इन्फ्लेशन या इफरात ज़र के ऊपर वो हुकूमत को घेरे में लेना चाह रहे थे और हुकूमत को अपने बुरे दिन नज़र आने लगे थे। शायद इसीलिए ये एहतजाज करने वाले अरकान पार्लियामेंट को बाहर कर दिया गया है। बात यह है कि अटेंशन डाइवर्जन गैंग, जिसे मैं कहता हूँ, शुरू से कहता आया हूँ, ये लोग कहीं ना कहीं लोगों पे एहतजाज होना तो चाहिए था कि GST पे और इन्फ्लेशन पे बात होना चाहिए था, लेकिन अब मौजू पूरा बदल गया है। अटेंशन किधर गया है? दिन के 24 घंटे ये लोग गांधी के मुजस्समे के पास एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं और इसी पे पार्लियामेंट की पूरी कार्रवाई ख़त्म होते चले जा रही है। तो बहरहाल हुकूमत फिर से कामयाब हो गई है कि इन्फ्लेशन और GST पे कोई बहस होने से रोकने के लिए उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को बाहर किए हैं, उसके ऊपर पूरी तवज्जो डाल के हटा दिए गए। वैसे इन्फ्लेशन और GST की जो बात है उस पर अगर देखेंगे तो फिल वक्त मुल्क में 1 टन गेहूँ पे या गेहूँ के आटे पे 200 रुपये का इजाफा हो गया है और 5% GST इस पर लागू होने के बाद से। क्यों हुआ है? अगर वैसे भी देखेंगे तो जो आटा 28 रुपये मिलता था वो तकरीबन 40 रुपये से भी मिल रहा है बाहर। क्यों मिल रहा है, अगर इस पे हम बात करेंगे तो मरकज़ी हुकूमत ने गेहूं के आटे पे या गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन पुराने मायदों को कोट करते हुए वहाँ पे 16 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया गया है। ये था अप्रैल के महीने में। फिर मई में आए तो मई में भी 12 लाख टन के करीब गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया गया है हिंदुस्तान से। तो तकरीबन कुल मिला के अगर एक्सपोर्ट होने वाली तादाद अगर देखेंगे, जो वज़न देखेंगे, तो ये हुए हैं 28 लाख टन गेहूं हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हुआ है। पुराने माहदे हुए थे, उसको ऑनर करना ज़रूरी था, तो या उस पर अमल करना ज़रूरी था, इसीलिए एक्सपोर्ट किए गए हैं। ये बात आप बोले ठीक है, कोई सवाल करने वाला तो आपके पास नहीं है, लेकिन मुल्क में जो इमरजेंसी के तौर पे जो स्टॉक रखा जाता है, जो स्टोर किया जाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में, वो भी कुछ हद तक कम हो गया है। और हुकूमत ने इंपोर्ट पर भी अब पाबंदी लगा दी है, वीट इंपोर्ट पर। और वीट गेहूं के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई, तकरीबन 40% इंपोर्ट ड्यूटी उस पर आयद की गई है। तो अब हम इंपोर्ट भी करने से रहे। ऐसा लग रहा कि मरकज़ी हुकूमत कहीं ना कहीं एक किस्म से नए तरीक़े से लोगों को अपने बंदी ग़ुलाम बनाने की एक कोशिश कर रही है। और ख़ास तौर पे इसमें मैं समझता हूँ कि दलित और मुसलमान, बल्कि बैकवर्ड क्लासेस को भी अगर शामिल करेंगे तो उनको भी शुमार कर सकते हैं, ऐसा लग रहा। क्योंकि
एक चीज़ याद आई, इस बात का तस्करा हुआ कि बंदी गुलाम की जो बात आई थी, उसमें अगर देखेंगे तो सर्कस के लोग जब जंगल से जाके, या जो लोग जंगल से जाके शेर को पकड़ के लाते, और शेर को पकड़ के लाए बाद शेर को 5 दिन तक उसे भूखा रखा जाता, और शेर के सामने बाद में एक आदमी जाता है और वो एक पहले दिन कुछ गोश्त डाल के आ जाता, तो वो गोश्त खा लेता। उसको ऐसा लगता कि ये जो आदमी आ रहा है ये मेरे लिए एक मसीहा है, और रोज़ाना इन्हें गोश्त ला के मेरे को खिला के चले जाता। उसके बाद वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता उसे कहते शेर को ट्रेन करना शुरू करता है, उठने के लिए, बैठने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करते जाता है, और जो जंगली शेर रहता वो सर्कस का शेर बन जाता। तो शायद हिंदुस्तानियों को भी मरकज़ी हुकूमत सर्कस का शेर बनाने की एक कोशिश कर रही है, और इसमें ऐसा हो जाएगा कि जो लोग अब मनरेगा के नाम पे बाहर उन्हें पैसे मिल जा रहे थे और नौकरी नहीं कर रहे थे, अब ऐसा लग रहा आहिस्ता आहिस्ता सर्कस के शेर की तरह अगर जब इंसान या हिंदुस्तानी जब सर्कस का शेर बन जाएगा तो उसे ये कहा जाएगा कि आप 50 रुपये में आप ये काम कीजिए, आपको 50 रुपये मिलेंगे। तो उसको तो घर चलाना है और बीवी बच्चों का पेट पालना है, तो वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि फिर इस चीज़ के लिए मान लेना शुरू कर लेगा। वैसे नाकामियों की तो फेहरिस्त बहुत है मरकज़ी हुकूमत की, लेकिन अब ये एक नई चाल है। अब इसके अलावा भी देखेंगे तो 650 बिलियन डॉलर के करीब बैरूनी करेंसी जो फॉरेन रिजर्व रहता कंट्री में या हिंदुस्तान में, वो 650 के करीब एक वक्त पहुंचा था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये घट के 572 तक पहुंच गया है। जुलाई के अभी ताज़ा फिगर्स आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि 572 हो गया है। डॉलर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहा है, अभी 80 रुपये को गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द 85 रुपीज़ तक भी और 5 रुपये का इसमें इजाफा होगा। तो और जो फॉरेन करेंसी रिजर्व इंडिया के पास होता है उसकी कदर और घट के फिर वो हो सकता है कि 60 तक चले जाएंगी या 570 तक चले जाएंगी, ये वक्त ही बताएगा। डॉलर कम होना मतलब ये है कि जो एक्सपोर्ट से आमदनी होती थी वो डॉलर में आती थी, और जो हम इंपोर्ट करते थे, हम इंपोर्ट का पेमेंट जो ख़ास तौर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का पेमेंट डॉलर में करते थे, इसीलिए डॉलर का मुल्क में जो रिजर्व रहता है वो कम होते जाता है। लेकिन हाल ही दिनों में अगर देखा जाए तो चाइना हिंदुस्तान के सरहदी इलाके में ये कहा जा रहा है कि 65,000 बल्कि 65,000 किलोमीटर के एरिया को वो अपने कब्ज़े में ले लिया है। और बीच में एक बार बात उठी थी, यकीनन पाकिस्तान के टाइम पे ये बात उठी थी कि 56 इंच का सीना वाले सरकार या सरदार हुकूमत चलाते हैं, और वो 56 इंच के सीने के तो ज़ोर पे पाकिस्तान को तो डरा रहे थे, लेकिन जब चीन का मसला आया तो चीन के मामले में वो खामोश होते नज़र आए। और चाइना से बल्कि चाइना को जब दुश्मन तस्वूर करके ये कहा गया कि चाइना के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करना चाहिए, ख़रीदना नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, या चाइना के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना चाहिए, ये बात आई थी। लेकिन आज अगर देखेंगे तो सूरत हाल ऐसी है कि चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है हिंदुस्तान में, जिसकी डॉलर में हम कीमत अदा कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। और एक्सपोर्ट क्यों कम हो गया है? एक्सपोर्ट इसलिए कम हुआ है कि साहब आधी रात को आए और लॉकडाउन कर दिए। लॉकडाउन करने के बाद जो लॉकडाउन हुआ कोविड के बाद, उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मगर MSME जो मुतवस्सित तबके के या छोटे तबके के जो इंडस्ट्रीज़ होते थे, जो बंद हुए तो बिल्कुल ही बंद हो गए हिंदुस्तान में। और उनसे जो माल तैयार होता था, उनके तरफ से जो माल तैयार होता था वो एक्सपोर्ट होता था, जो हिंदुस्तान को फॉरेन करेंसी लाया करता था। लेकिन अब MSME के बंद होने के बाद से, मगर पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट वो ख़रीद है वो तो ख़रीद रहेंगी, और जो जाने का सिलसिला है डॉलर का वो अपनी जगह वो बढ़ता ही जा रहा है, और जो आने का सिलसिला है वो कम हो रहा। इसीलिए फॉरेन रिज़र्व जो होना चाहिए कंट्री में वो हिंदुस्तान में वो कम हो रहा है। ऐसी ही सूरत हाल श्रीलंका में भी थी। श्रीलंका में यकायक श्रीलंका की हुकूमत ने फैसला किया कि हम फर्टिलाइज़र रोक देंगे, और जो एग्रीकल्चर हमारे पास निकलता है, श्रीलंका में चाय की काफ़ी पैदावार होती है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। तो उसके बाद यकायक श्रीलंका की हुकूमत ने फैसला किया कि हम फर्टिलाइज़र बंद कर देंगे, और हमारी मुल्क में पैदा होने वाली चाय जो रहेगी वो ऑर्गेनिक रहेगी। तो पैदावार फर्टिलाइज़र के साथ जो होती थी, अगर मान लीजिए 100 टन होती थी, तो जब फर्टिलाइज़र चले गया तो उसकी पैदावार भी 20 के करीब हो गई।
20 की आमदनी से आप हुकूमत को चला नहीं सके या मुल्क को चलाने में आपको परेशानी हुई, इसीलिए आपके इंपोर्ट बिल बढ़ गया, एक्सपोर्ट बिल कम हो गया और लोगों की जो परेशानी थी उसमें इजाफा हो गया। शायद इसीलिए वहाँ के अवाम ये सोचे कि अब बस हो गया है, अब वहाँ की पार्लियामेंट हो या सदर का घर हो, उसका घेराव करने के लिए अवाम इतने उकसा गए थे कि वो जाके वहाँ पे घेराव कर दिए। सदर को बहरहाल श्रीलंका छोड़ के भागना पड़ा। 2014 में बड़े बड़े दावे करने वाले, बड़े बड़े बात करने वाले, 56 इंच का सीना रखने वाले, उस टाइम पे डॉलर की 60 रुपये कीमत हुआ करती थी, तो बहुत बुलंद बांग दावे किए थे। लेकिन आज 2022 में 80 रुपये हो गई है। अगर परसेंटेज के हिसाब से जाएंगे 60 रुपये और 80 रुपये में, तो ये 33% के करीब डॉलर की कदर बढ़ गई है। 1985 में यकीनन 1985 में डॉलर 12 रुपये था और 95 में 45 रुपीज़ था, अब 80 रुपये के करीब हो गया है डॉलर। वैसे गुज़िश्ता की ये भी आई थी कि 55 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान क़र्ज़ अब तक लिया था 65 सालों में, और गुज़िश्ता 8 सालों में ये तादाद बढ़ के 1,55,000 करोड़ के करीब हो गई है। तो बहरहाल अच्छे दिन की बात थी। जो हो रहा आप लोग समझ सकते हैं, इसको 2+2 अगर आप कर लेंगे तो कहाँ अच्छे दिन आ रहे हैं या किसके बुरे दिन आ रहे हैं, या मुल्क के बुरे दिन आ रहे हैं या मुल्क के अच्छे दिन आ रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप लोग कर सकते हैं। और एक चीज़ जो है कि हिंदुस्तानियों में एक किस्म से जो नौजवान तबका है, जो तुलबा बिरादरी जिसको कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान से बाहर जाती हुई उसकी तादाद काफ़ी हद तक बढ़ते चले जा रही है। एवरेज ये था कि 4.5 लाख बच्चे हिंदुस्तान से बाहर जाके तालीम हासिल करते हैं, और उनके लिए उनकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो 2 लाख से 8 लाख तक के करीब महीने का उनका ख़र्चा होता है। तो ये भी तादाद बढ़ने से फ़ॉरेन करेंसी पे हमारे फ़र्क पड़ रहा है। ये एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा गया है कि 2016 में 30 अरब डॉलर के करीब तुलबा बिरादरी अपने बैरूनी तालीमी ख़र्च के लिए ख़र्च किया करती थी। एक और चीज़ बहुत अच्छी पार्लियामेंट में आई, उसका भी मैं तज़किरा ज़रूर करूँगा कि पार्लियामेंट में ये कहा गया है कि 8 लाख हिंदुस्तानी मुल्क छोड़ के ये दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल कर ली। यकीनन उसमें अंबानी भी शामिल हैं, रिलायंस के, उन्होंने ऑनररी सिटीजनशिप ली है एस्टोनिया की। वैसे अंबानी के तर्ज पर और 8 लाख हिंदुस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं। शायद इसीलिए MSME के जो लोग होते हैं वो या तो हुकूमत से परेशान है, या हुकूमत के ऐसे विंग्स होते हैं जिससे कि हुकूमत डरा सकती है उन्हें, उससे परेशान हो रहे हैं। ये वाक़ई में आगे चल के ही वक्त ही बताएगा। कोई IT से डरा हुआ है, कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से डरा हुआ है, कोई CBI से डरा हुआ है। बहरहाल नुकसान तो किसका हो रहा है? नुकसान हिंदुस्तान का हो रहा है। वैसे अगर देखेंगे तो ये कोई नई बात नहीं है मुल्क की हुकूमत के लिए, कभी भी हो। असल जो प्रॉब्लम होता है, जो मसला होता है, उससे तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत हर वक्त, चाहे वो राफेल का मामला हो, पेगासस का मामला हो, या अब GST और इफरात ज़र का मामला हो, ये हुकूमत इस तरह लोगों को, बल्कि अब पार्लियामेंटेरियंस को परेशानी हो रही है, लेकिन आवाम तो काफ़ी हद तक परेशान है। एक औसतन ये बात कही जा रही है कि फ़िलवक़्त जो इफ़रात ज़र के मामले में या GST के मामले में एक छोटे मिडिल क्लास, या बल्कि मैं ये कहूँगा कि अपर लोअर क्लास में या मिडिल क्लास के लोअर मिडिल क्लास के उसमें के तबके को भी अगर हम लेंगे तो एक औसतन कहा जा रहा है कि एक ख़ानदान पर 2,500 रुपये का माहाना खर्च का बोझ बढ़ गया है। आमदनी तो वही है, लेकिन 2,500 रुपये अगर किसी के महीने के बढ़ते हैं तो अब वक्त बताएगा कि भक्त कब तक 2,500 रुपये का नुकसान या 2,500 रुपये कब तक अपने जेब से या कोई और दूसरों के जेब से निकाल के अपने ज़ाती ख़र्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ जो इफ़रात ज़र का मामला है या अशियाए ज़रूरिया पे जो GST का बोझ 5% का लगाया गया है, लेकिन बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि लोग कहीं ना कहीं उकसा जाएंगे और इतना जो जहर हिंदू मुस्लिम का जहर है, वो जहर कहीं ना कहीं फैलाने वालों के ऊपर ही इस्तेमाल होगा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल के श्रीलंका की तर्ज पर हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं या चप्पे चप्पे पे
होना तो ये चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी एहतजाज करते हुए नज़र आना चाहिए था हर चौरस्ते पे, लेकिन सोनिया गांधी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे बुलाए जाने पर वो हर चौरस्ते पे एहतजाज होता है, लेकिन इफ़रात ज़र और जीएसटी के गलत निफाज पे, या ये कहिए कि अशियाए ज़रूरिया पे 5% जीएसटी लगाने पे, इस पे एहतजाज अगर करते तो फिर कांग्रेस को एक किस्म से फिर अवामी तायद मिल सकती थी। लेकिन पता नहीं किससे क्या प्रॉब्लम है और कौन अपनी आंख छुपाकर भागते चले जा रहा है। खैर बहरहाल ये सब चीज़ें हैं। ऐसा है कि आहिस्ता आहिस्ता हम भी कहीं ना कहीं, क्या हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं या मुल्क के अच्छे दिन अभी आने वाले हैं या आ सकते हैं, ये आगे वक्त ही बताएगा। मैं सिर्फ आपको इतनी बात कह के यहाँ पे छोड़ देता हूँ ताकि आप सोचिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आ सकते हैं, या अच्छे दिन गुजर गए हैं। अब जो भी दिन है वो अच्छे समझ के गुजारना है या बुरे दिन समझ के गुजारना है, आप उसका फैसला कर सकते हैं। इस हफ्ते के लिए मैं यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।